जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। कुल 7 शासन व्यवस्था है। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, मानसी शासन व्यवस्था और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सौर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ये कुल 7 शासन व्यवस्था हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हम यहाँ से प्रश्न की बात करें तो टोटल एक प्रश्न यहाँ से सब आ जाते हैं, लेकिन जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से यहाँ से 2 प्रश्न आ जाते हैं। कुल 8 प्रश्न यहाँ से आप लोग का बनता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो ये 20 ईस्वी से लेकर के 64 ईस्वी तक झारखंड के क्षेत्रों में फली फूली। हम लोग इसको एक करके देखना प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम लोग एक करके आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो ये झारखंड के क्षेत्रों में 20 ईस्वी से लेकर के 64 ईस्वी तक जो सो फली फूली, और इसका नींव या संस्थापक के रूप में हम लोग रीता मुंडा, या कुछ बुक्स में जो सो रीता मुंडा इसी का नाम है, तो रीता मुंडा भी मिल जाता है। रीता मुंडा या रीता मुंडा की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सुतिया पाहन की नियुक्ति किया। सुतिया पाहन का नियुक्ति करने का मुख्य कारण था कि जो शासन व्यवस्था है झारखंड के क्षेत्रों में, मुंडा शासन व्यवस्था, ये सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से जो है सो चलाया जाए। तो सुतिया पाहन की नियुक्ति किया। तो सुतिया पाहन जब आया तो झारखंड के क्षेत्रों को शासन व्यवस्था मतलब बढ़िया से चलाने के लिए इन्होंने 7 गढ़ मतलब 7 डिवीज़न तथा 21 प्रांगण सब डिवीज़न में जो सो जब सुतिया पाहन आया तो ये विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया क्षेत्रों को। तो गढ़ के रूप में हम लोग देखते हैं, मतलब डिवीज़न के कौन कौन सा बांटा था। तो लोहगढ़ की बात करें तो ये वर्तमान लोहरदगा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो लोहगढ़ के रूप में डिवाइड किया हुआ था। पालूनगढ़ की बात करें तो पालूनगढ़ जो है वर्तमान आपका पलामू वाला जो जिला है वो हो जाएगा। हजारीगढ़ की बात करें तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट वर्तमान सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है वो हो जाएगा। मानगढ़ की बात करें तो ये मानभूम वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा। इसी प्रकार सुरमुगड़ की बात करें तो सरगुजा वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा। कैसलगढ़ की बात करें तो ये वर्तमान कैसलगढ़ ही वो भी उसमें भी वर्तमान में भी जाना जाता है। हम लोग आगे देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था की जो पद है या उसके अंतर्गत जो व्यवस्थित ढंग से पद जो किया गया है नियुक्ति, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विभिन्न पद हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं मुंडा। तो मुंडा की बात करें तो ये गांव का जो है सो प्रधान होता है। क्या होता है? गांव का मुंडा जो होता है सो प्रधान होता है। और यह जो पद है यह वंशानुगत होता है। यह जो पद है मुंडा का, गांव का प्रधान होने का, ये वंशानुगत होता है। मतलब हम बने, मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बेटा बनेगा, इस तरह से जो पद है ये वंशानुगत होता है। इसकी कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य जो होता है मुंडा का वो लगान वसूलना। क्या होता है? लगान वसूलना। जो कर है, टैक्स है, वो एक जमा करना। यह जो इसका जो, और साथ ही अगर गांव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा करना, मतलब समस्या का समाधान करना, और साथ ही विधि व्यवस्था को बनाए, मतलब रूल रेगुलेशन जो होता है उसको बनाए रखना, ये मुंडा का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। मुंडाओं द्वारा जो निर्मित भूमि होती है ना, उसे हम लोग खुटकट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुटकट्टी कहते हैं। और ऐसी भूमि को
हम लोग खुटकटीदार कहते हैं। क्या कहते हैं? खुटकटीदार कहते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकटी कहते हैं और ऐसी भूमि को खुटकटीदार कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स यहाँ से निकल के आए हैं। हाथू मुंडा, पढ़ा, इसी तरह से कुछ आगे और भी मिलेंगे। तो हाथू मुंडा की बात करें हम लोग, तो हाथू मुंडा जो होता है वो ग्राम पंचायत का जो है सो प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो हाथू मुंडा होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे हम लोग हाथू मुंडा शब्द जो है सो यूज़ करते हैं। टर्म्स हाथू मुंडा जैसा टर्म्स जो है सो यूज़ करेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ा या पढ़ा की बात करें, तो पढ़ा या पढ़ा की बात करें तो ये कई गाँवों को मिलाकर, लगभग 12 से लेकर के 20 गाँवों को मिला करके जो पढ़ा का निर्माण होता है और जो पढ़ा बनता है वह उसे ही हम लोग पढ़ा राजा भी कहते हैं। मतलब 12 से 20 गाँव को जो मिला करके पढ़ा बनता है उसे हम लोग पढ़ा राजा भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है अगर दो या दो से अधिक गाँवों के बीच में अगर निपटारा, मतलब कोई समस्या आ गया, कोई विवाद खड़ा हो गया, तो उस समस्या का जो सो समाधान करता है। और कुछ इसमें टर्म्स है, हम लोग आगे बात करते हैं। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग पढ़ा राजा की बात करें तो ये जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे हम लोग पढ़ा राजा के रूप में जानते हैं, या पढ़ा राजा उसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ा राजा के अंतर्गत कई पदाधिकारी जो होते हैं, कार्य करते हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं ठाकुर की बात करें तो यह पढ़ा राजा को सहायता करना इसका जो सो कार्य होता था, मतलब सहायक होता था ये किसका? तो पढ़ा राजा का, मतलब मदद करता था ये पढ़ा राजा को। दूसरा है दीवान। तो दीवान की बात करें तो ये पढ़ा राजा का जो होता है उसका मंत्री के रूप में इसे नियुक्त किया गया था, जिसे हम लोग दीवान कहते हैं। पांडे की बात करें तो ये दस्तावेजों का रख रखाव करता था। कहने का मतलब है अगर कोई विवाद हुआ तो उसका निपटारा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो दस्तावेज जो सो तैयार किया जाता था कि ये इस चीज़ का जो सो बात विचार हुआ है इस विवाद में, तो उस पर दस्तावेज वगैरह का जो है सो रख रखाव जो सो किया करता था पांडे। ठीक है, कौन करता था? पांडे। चौथा है बरकंदाज की बात करें तो ये सिपाही का कार्य करता था, सिपाही होता था। क्या होता था? ये सिपाही होता है। बरकंदाज जो होता है वो सिपाही होते हैं। सिपाही को कौन सा टर्म यूज किया जाता है? बरकंदाज। अगला टर्म आता है दरोगा। तो दरोगा की बात करें तो ये सिपाही को नियंत्रण, मतलब लीड करने का जो सो कार्य करते हैं। ये सभा का नियंत्रक के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छठा लाल शब्द जो है, लाल शब्द की बात करें तो ये जो सभा में वकील का कार्य करता था। मतलब कोई दो पक्ष हो तो एक पक्ष से कोई वकील या दूसरा पक्ष से भी कोई वकील होगा, तब वो जा करके सभा में उसका जो सो बात, मतलब अपनी कोई बात रखना है सभा में, तो हमें अगर हमारे और किसी दूसरे के बीच में विवाद हुआ है, अगर हम लोगों का बात जो है सो सभा में रखना है, तो हम लोगों को एक वकील के रूप में, जिसे हम लोग लाल कहते हैं, वो हमारी बात को अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से सभा में प्रस्तुत करे, उसे हम लोग लाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सभा स्थल की बात करें। सभा स्थल की बात करें तो ये सभा स्थल जो होता है वो आखड़ा होता है। क्या होता है? आखड़ा होता है। सभा स्थल जो होता है आखड़ा होता है। सभा स्थल को हम लोग आखड़ा के रूप में भी जानते हैं। और ये आखड़ा जो होता है, सभा स्थल जो होता है, सभा स्थल को हम लोग आखड़ा कहते हैं। और सभा जो स्थल होता है ये संस्कृति का भी, मतलब पढ़ा पंचायत का जो संस्कृति होता है, संस्कृति का भी एक केंद्र होता है। क्या होता है? संस्कृति का केंद्र होता है सभा स्थल, या हम लोग जिसे आखड़ा कहते हैं। मानकी की बात करें तो मानकी पढ़ा पंचायत का
प्रधान होता है। एक टर्म्स है मानकी टर्म्स की बात करें तो ये पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है। क्या होता है? पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है। और ये पद जो होता है, मानकी का जो पद होता है, ये वंशानुगत होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर जो से बढ़ रहा है मानकी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं पाहन की बात करें तो ये गांव का जो पढ़ा पंचायत जो होता था उसका ये धार्मिक प्रधान होता था। कौन? तो पाहन जो होता था वो पढ़ा पंचायत का धार्मिक प्रधान होता था। इसका कार्य होता था, धार्मिक प्रधान मतलब समझिए गए होंगे, धर्म से संबंधित इसका जो सा कार्य होगा, पूजा पाठ से लेकर। तो कार्य की बात करें तो इसका शांति बनाए रखने के लिए, गांव पंचायत में शांति बनाए रखने के लिए यह बलि चढ़ाता था। क्या चढ़ाता था? बलि चढ़ाता था। तो बलि चढ़ाता था तो कौन चढ़ाता था? ये पाहन। इस बलि चढ़ाने का कार्य क्या किसका होता था? तो ये पाहन का होता था। इस तरह से आपका जो सब प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इस कार्य के लिए, बलि चढ़ाने के लिए पाहन जो होते थे वो पाहन चढ़ाते थे। और इस कार्य के लिए पाहन को लगान मुक्त मतलब टैक्स नहीं देने वाला भूमि जो सब प्रदान की जाती थी, मतलब दी जाती थी। और ऐसी भूमि को हम लोग डाली कटारी कहते थे। क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि कहते हैं। अगला शब्द आता है एक महतो। तो महतो की बात करें तो ये पढ़ा पंचायत का संदेशवाहक होते था। क्या होता था? पढ़ा पंचायत का संदेशवाहक मतलब मैसेंजर, मतलब मैसेज पहुंचाने का कार्य करता था। तो महतो की बात करें तो यह संदेशवाहक के साथ साथ यह पाहन का सहायक भी होता था। मतलब मदद, महतो जो होता था वो पाहन का मदद भी करता था। लेकिन वास्तविक रूप से पनभरा या पुजार जिसे हम लोग कहते हैं, पनभरा या पुजार जिसे कहते हैं, ये जो है वो पाहन का वास्तविक सहायक होता था। मतलब हर तरह से जो सो मदद करता था। किसको? तो ये पाहन को कौन मदद करता था? पनभरा। आगे बात करते हैं हम लोग, एक शब्द आता है भूत खेता। तो भूत खेता की बात करें तो ये अतिरिक्त मुक्त लगान भूमि होती है। क्या होती है? अतिरिक्त मुक्त लगान भूमि होती है जिसका टैक्स ना दिया जाता हो। इसका उपयोग की बात करें तो भूत प्रेतों से बचने के लिए किए जाने वाले जो पूजा पाठ होते थे, भूत प्रेतों से बचने के लिए किए जाने वाले जो पूजा पाठ होते थे, उसी को हम लोग भूत खेता कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इस खेत को उपज से होने वाले आय का जो उपयोग पूजा व्यवस्था में संचालन किया जाता था। अतिरिक्त लगान मुक्त भूमि था और इस खेत से उपज, मान लीजिए इस खेत में तो खेती तो किया ही जाता होगा भूत खेता में। तो इस खेत में जो उपज होने वाली जो आय थी वह पूजा व्यवस्था में संचालित किया जाता था। मतलब पूजा पास्ता में जो इसका खर्च किया जाता था उसी आय का। एक बात करते हैं हम लोग पुरोहित की बात करें तो पुरोहित की बात करते हैं तो जब ग्राम पंचायत में जब किसी दोषी को दोषी करार कर दिया जाता है, किसी दोषी को दोषी करार कर दिया जाता है कि यह जो सो दोषी है, और उसे गांव से बहिष्कार मतलब गांव से बाहर कर दिया जाता है। अर्थात जब उसे यह एहसास हो जाता है दोषी को कि हम जो किए वो गलत है। अगर कोई वह गलत कार्य करता है और जिसके लिए उसे गांव से समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है, तब अगर उसे पता चल जाए कि हमने जो किया वो गलत है, तो पुरोहित का कार्य होता है कि उसे गांव में पुनः जो सो लाया जाए, और उसके लिए हम लोग शुद्धिकरण जैसा शब्द को उपयोग करते हैं।
तो पुरोहित का कार्य होता है शुद्धिकरण करना। क्या होता है? शुद्धिकरण करना। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग घटवार के बारे में। तो घटवार की बात करें तो ये इसका जो कार्य होता है वो दंड सामग्री, मतलब अगर दंड दिया जाता है पड़ा पंचायत में, तो वह दंड सामग्री को अगर कोई उसे दंड के रूप में उसे जो पैसा या कोई सामग्री जो दिया जाता था दंड के रूप में, तो उसका जो बंटवारा करने का कार्य जो होता है वो घटवार करता था। कौन करता था? घटवार करता था। ये जो बंटवारा, भाई बंटवारा यहाँ पढ़ना है कि बंटवारा करता था किसमें? ये तो ये ग्राम में जो सो मतलब गांव में ये बंटवारा कर देता था। कौन? तो घटवार। एक बात करते हैं चवार डोलाइट। चवार डोलाइट की बात करें तो चवार डोलाइट की बात करें, जब सभा में सब लोग जाते थे तो जाने से पहले लोगों का हाथ पैर धुलवाने का जो कार्य होता था, जो जिम्मेवारी होता था, वो चवार डोलाइट का होता था। किसका होता था? चवार डोलाइट का होता था। नेक्स्ट बात करते हैं पान खवास के बारे में। पान खवास की बात करें तो पान खवास की बात करते हैं तो यह जब सभा के दौरान किन्हीं को अगर तंबाकू खाने का मन हो तो तंबाकू पहुंचाने या तंबाकू बांटने का जो कार्य होता था वो पान खवास का होता था। किसका होता था? पान खवास का होता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में विवादों का निपटारा की बात करें तो मुंडा या हाथू के स्तर पर यह होता था, पढ़ा राजा के स्तर पे होता था, पढ़ा पंचायत के स्तर पे होता था। मतलब गांव में मुंडा, कुछ गांव से हाथू और 20 गांव से 8 से 20 गांव के लगभग, तो वह जो पढ़ा किया करता था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एक बन जाता है कि मुंडाओं की जो भाषा था वो कौन सा था? तो मुंडाओं की बात करें तो ये तिब्बत वाला क्षेत्र से रोहतासगढ़ होके ये झारखंड के क्षेत्रों में आए थे। इसकी जो भाषा है वो मुंडारी के साथ साथ ऑस्ट्रो एशियाइक भाषा है। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाइक इसकी भाषा है। किसकी? मुंडाओं की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।